नमस्कार, मैं राजेश द्विवेदी। आज से हम ज्योतिष और वास्तु शास्त्र पर एक खास कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हर शनिवार को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के सशक्त हस्ताक्षर पंडित डॉक्टर रमेश चिंतक से रूबरू होंगे। हमारे व्यूवर्स इन दोनों शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों या कह लीजिए तथ्यों से वाकिफ होंगे और ये मिथ तोड़ेंगे कि क्या ज्योतिष और वास्तु के प्रोटोकॉल का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं करने पर आपकी जिंदगी में बेहाल करने वाली हलचल जन्म लेने लगती है। कुंडली और हस्तरेखा से की जा रही भविष्यवाणी या यूं कह लें कि किसी तरह का प्रेडिक्शन मानव समाज को संतोष देता है या फिर डराता है। जन जन के ढेरों सवाल और संशय हैं जिन्हें हम इस कार्यक्रम के बैनर तले वैज्ञानिक और स्थापित सिद्धांतों के सहारे डॉक्टर चिंतक जी के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके सामने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले ज्योतिष शास्त्र को डॉक्टर चिंतक जी से जानेंगे, इसे समझेंगे और अच्छे से आत्मसात करेंगे तो हमारा और आपका मंतव्य सार्थक होगा। आगे बढ़ने से पहले यह समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश में अन्य पिंडों के अध्ययन से संबंधित है। आइए डॉक्टर चिंतक जी से ज्योतिष को सिलसिलेवार जानते हैं और उन्हीं से इस पूरे मिथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या भारतीय ज्योतिष अलग है और प्योर साइंस की ओर जाता है क्या? नमस्कार राजेश, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी देखो, ज्योतिष तो विज्ञान तो है ही जी जी और बल्कि ये कहना चाहिए कि विज्ञानों का भी विज्ञान है। क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र, जो हमारी पृथ्वी ग्रह है जी, जब विज्ञान चीजों को निकल है, विश्लेषण कर है जी, और ज्योतिष शास्त्र जो है वो जितने भी पिंड हैं, जितना अंतरिक्ष में जो भी है जी 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 नहीं भैया, ये साइंस की ओर जाता है क्या, आपको लगता है? ये क्या भारतीय वेदों से ज्योतिष जो भारतीय ज्योतिष है वो वेदों से जुड़ा हुआ है या इसमें भी अभी तमाम सारे मत हैं? उसको संशय समस्या ये है जी कि वो देखिए साइंस की तरफ जाता है। इसके लिए सिर्फ ये कहा जा सकता है कि साइंस को पहले समझा जाए। जो ग्रह नक्षत्रों को आप किसी प्रयोगशाला में लाकर उन पर प्रयोग नहीं कर सकते। साइंस तो ये मानता है तथ्यात्मक रूप से अगर कोई चीज प्रयोगशाला में सिद्ध हो गई तो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। ठीक, देखो मानसिकता ये है कि आज के समाज में धर्म सम्मत तर्क सम्मत से ज्यादा विज्ञान सम्मत पर लोगों की रुचि हो गई है। हाँ, भरोसा हो गया है जी। अब स्थिति यह है कि इस पिछली सदी के शायद सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था जी कि विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक धर्म पहुंच चुका था जी। धीरे धीरे अभी पिछले 150 सालों में जो विज्ञान ने प्रगति की है वो हमारे शास्त्रों में जो अनुसंधान करके ऋषि मुनियों ने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को जब हम देखते हैं तो वो बड़े चमत्कारिक सिद्धांत हैं क्योंकि वो संश्लेषित दृष्टि से सिद्धांत निकले थे। और जब मैं संश्लेषण की बात करता हूँ तो मैं अनुभवगत ज्ञान की बात करता हूँ। आध्यात्म जो है वो अनुभवगत ज्ञान है। तो ज्योतिष
ज्योतिष उसका ही एक अंग है। ज्योतिष वेदों से निकला हुआ शास्त्र है, वेदों का नेत्र है ज्योतिष। इसलिए ये विज्ञान ही नहीं है, विज्ञानों का भी विज्ञान है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज है कि ज्योतिष में वैदिक, फलित और सिद्धांत ज्योतिष कितना वैज्ञानिक है, क्योंकि अलग अलग विधा है और तमाम सारी चीजें बहुत सालों से चली आ रही हैं। अब वो उन पर लोग फोकस दूसरे तरीके से करने लगे हैं। आपका क्या मानना है? जी, मैं समझ गया। आपका जो प्रश्न है जी, वो थोड़ा विरोधाभासी है। आपको पता है, जी, खगोल शास्त्र जो है, हाँ, वो तो पूरा सारिक मानते हैं कि खगोल शास्त्र एक विज्ञान है। हाँ, हाँ, अब ज्योतिष जो है वो अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी है। देखो, हाँ, कौन ग्रह कहाँ होगा, हाँ, या खगोल शास्त्र बताता है, हाँ, लेकिन उसका किस ग्रह का किस नक्षत्र में किस राशि आने पर क्या फल होगा, यह ज्योतिष शास्त्र बताता ठीक बात है। है। हाँ, हाँ, प्रकाश से अगर कहें जी, तो ज्योतिष अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी है। ठीक बात है। क्योंकि ज्योतिषी के पास जो कंटेंट मिलता है वो तो एस्ट्रोनॉमी ही देती है ना। जी, 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। जो हमारे पत्रे बनते हैं वो तो पूरी तरह की एस्ट्रोनॉमी है। जी, तो आधा तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, जो तथाकथित वैज्ञानिक जिन्हें हम कह सकते हैं, वो भी ये जो ज्योतिष, फलित ज्योतिष को विज्ञान नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी को हम मानते हैं, वो प्योर साइंस है। ठीक बात लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए उनका तर्क ये है कि हम इसके सिद्धांतों को चूंकि किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जाकर साबित नहीं कर सकते, इसलिए ये हम इसे विज्ञान नहीं मानते। कि एस्ट्रोनॉमी एक गणितीय स्थिति है, एक ग्रह की चाल है, तो आप ये निकाल सकते हैं। फिर बताइए, अगर भविष्य की बात कहें तो से तो एस्ट्रोनॉमी ही बता देती है। आज से 100 साल बाद क्या स्थिति होगी ग्रह नक्षत्रों की, एस्ट्रोनॉमी बताती है। कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, और दुनिया में किस देश में कितने बजकर कितने मिनट तक रहेगा, प्रारंभ होगा, ये तो एस्ट्रोनॉमी ही बताती है। तो अगर हम आज से 10 साल बाद के ग्रहण की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो हमारा आधार तो वैज्ञानिक ही है ना। हाँ, क्योंकि वो हम एस्ट्रोनॉमी से ही कर रहे हैं, वो हम मनगणंत नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे लोगों की ये मान्यता होने चली है कि ज्योतिष भी पूरी तरह विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के बाहर भी है, इसलिए इसे विज्ञानों का भी विज्ञान कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बड़ा मौजूद सवाल है जो मतलब आम जनमानस में है और हर भारतीय के दिलो दिमाग में रहता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, और चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो। एक ये होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ज्योतिष बता रहे हैं, इनकी कितनी सार्थकता आप देख रहे हैं? क्योंकि भीड़ है, वो क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी अगर साक्ष्यों के तौर पे देखी जाए, अगर ज्योतिष विज्ञान के तौर पे देखी जाए, तो उसमें बड़े बड़े सवाल हैं। कभी कभी बड़ा विरोध, एक ही वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें विरोधाभास स्थितियां हो जाती हैं। तो आम जो जनमानस है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सूर्य हमारा अच्छा है या हमारा खराब है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें जानना चाह रहे थे। दूसरी एक चीज इसमें और जोड़ना चाह रहे थे, क्या चंद्र राशि से जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कुंडली और चंद्र राशि के दोनों में, फलित में या उसके कैलकुलेशन में अंतर आप देखते हैं क्या? ये एक थोड़ा मौजूद सवाल है, इस पर बहुत सारा भ्रमजाल है, वो तोड़ने की कोशिश हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा ये विषय है और बहुत कुछ इसमें जा रहा है। तो आज इस मिथ को तोड़ दीजिए, तो जो सच है वो सच सामने ला दीजिए, ये निवेदन है आपसे। देखो राजेश, ये सरोकारों से जुड़ा सवाल है, इसलिए इस पर पूरी बात खुल
जी करूंगा। जी सूचना सोशल मीडिया ने अच्छा काम भी किया है जी। हाँ हाँ। नहीं नहीं अब क्या हुआ है कि ज्योतिष के नाम पर ऊल जलूल सामग्री पसारी जा रही है, प्रकाशित की जा रही है। जी अ, ऐसे ऐसे हेडिंग दिए जाते हैं जो बड़े आकर्षक लगते हैं, और वो अगर आपने खोल लिया तो उनका तो काम बन गया, क्योंकि उनका एक व्यूअर बढ़ा। एक इतना बड़ा सूचना का जंगल खड़ा हो गया। हर आदमी, आप कभी देखो, आदमी स्क्रॉल करता जा जी रहा है लगा। और जो फास्ट फूड टाइप का ज्योतिष आ गया है, ये जो इस विद्या को कलुषित और कलंकित भी कर रहा है। सच बात यह है कि जो लोग कोई चीज जब अर्थकरी हो जाती है, जी जी जी, जब वो तो उसमें न कोई नैतिक मान्यता है, हाँ, न मानवीय मूल्य है, न कुछ शास्त्र की मर्यादाएं हैं। तो कुछ तो मूल्य, मान्यता, मर्यादा किसी भी विद्या की होती है ना। जी बिल्कुल। तो उससे परे हटकर ये जितना भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आज मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे हास्यास्पद चीजें आ रही है, और जिनको लोग क्योंकि लोग परेशान हैं, उनकी अपनी कोई सोच बची ही नहीं। वो पूरा डिपेंड कर गए इसी स्क्रॉल करने में, कुछ मिल जाए तो उसको कर ले, शायद उससे कुछ भला हो जाए। इस उम्मीद में सारी जो लोग देख रहे हैं उनकी स्थिति, मना स्थिति, उनका अपना कोई न तो अस्तित्व बचा है, न सोच बचा है। देखो, कभी भी किसी से भी ज्ञान लेने में या किसी का परामर्श मान लेने में कोई हानि नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि आप एक अपरिचित व्यक्ति से, जिसे आप जानते भी नहीं, उसका कितना अध्ययन है इस शास्त्र पर, उसने इस शास्त्र का कितना अध्ययन किया है, वो इस विषय पर बोलने का अधिकारी है कि नहीं है, इन सब बातों को बिना जाने अगर आप किसी की बात को आंख बंद करके मान लेते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि एक दिन आता है कि वक्त फिर उंगली डाल के आंख खोलता है, फिर आंसू आते हैं। तो इसलिए लोगों को सचेत होना चाहिए। दरअसल बात ये हो गई है भाई कि इस सोशल मीडिया की चकाचौंध ने बहुत लोगों को आंखों से, मतलब उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। उनको अब साफ साफ दिखाई देना लगभग बंद हो गया है। तभी तो लोग स्क्रॉल पर स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं और अपने दिमाग में ऐसा गार्बेज भरते जा रहे हैं जो कि भविष्य में उनको तकलीफ दे सकता है, या सही रास्ता खोजने में उनको बाधा बन सकता है। अब समय तो ये आ गया है ना कि बात ये है कि असली आदमी को ढूंढना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि अब युग ये है कि आप असली सिक्का है इतना पर्याप्त नहीं है, आपको खनक के बजना आना चाहिए। तो वो बात कहते थे ना, अर्थशास्त्र का नियम है कि नकली मुद्रा असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कुछ वैसा ही परिदृश्य बनता हुआ मैं देख रहा हूँ, और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये बादल भी छटेंगे, क्योंकि असत्य जो है भ्रमित कर सकता है, पूरी तरीके से समाप्त सत्य को सकता। तो सब एक चीज, जैसे कि सोशल मीडिया में जो भविष्यवाणियां चल रही हैं, तमाम लोग अपने अपनी बातें कह रहे हैं, चंद्र राशि पे ये तमाम भविष्यवाणी की जा रही है। क्या सोशल मीडिया, मैं समझ गया, मैं आपने चंद्र राशि वाला सवाल अभी बचा है। जी जी। तो सोशल मीडिया पे जो भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग, और अपनी तरफ से कर रहे हैं, पहले तो वो ज्योतिष शास्त्र को पढ़े। जब तक पूछा न जाए तब तक भविष्यवाणी करना वर्जित है। अच्छा, मेदनीय ज्योतिष जो है, जिसे आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का, हमें क्या लेना देना है कि हम ट्रम्प की कुंडली की भविष्यवाणी करें। ठीक बात है।
जातक आपसे कोई बात पूछे नहीं। हाँ, मौसम की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, कि भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अगर किसी की पर बिना उसकी अनुमति के कोई बात कहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है, ज्योतिष के मूल्यों मर्यादाओं के विरुद्ध है। तो केवल मुंडेन, पहले क्या होता था, राज ज्योतिषी होते थे जी। तो वो उस राज्य के मौसम से संबंधित भविष्यवाणियां करते थे। तो जो मेदनीय ज्योतिष है, आपने अभी पूछा था ज्योतिष के जो अंग है, एक है सिद्धांत, एक है संगीता, एक है होरा। हाँ। सिद्धांत से तो पत्रे बनते हैं, वो तो एस्ट्रोनॉमी का विषय हो गया जी। संगीता में मेदनीय ज्योतिष आता है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिससे आप कहते हैं। मुंडेन में क्या होता है कि वर्षा की भविष्यवाणी है, तेजी भविष्यवाणी है, भूकंप इत्यादि की भविष्यवाणी है, कब कब कहाँ कहाँ बहुत अधिक बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, इसकी भविष्यवाणी है। ये सार्वजनिक हित की और सामाजिक हित की भविष्यवाणियां हैं। इन पर शोध भी करना चाहिए और ये भविष्यवाणी निश्चित रूप से करनी भी चाहिए। लेकिन किसी की व्यक्तिगत कुंडली पर भविष्यवाणी करने के पहले ये जो उसकी ज्योतिष की जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको उनके अनुसार जब तक कोई प्रश्न न करे उसकी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के लिए या अपने समाज में प्रकाशित करने के लिए उन लोगों की कुंडलियों का प्रयोग करना ठीक नहीं है, ये अनुचित है। तो इसका मतलब भैया प्रोटोकॉल बाकायदा बना हुआ है भारतीय ज्योतिष में और उसका पालन हमें लगता है सोशल मीडिया नहीं कर रहा है। बराह मिहिर ने बहुत लिखा है इस पर, ज्योतिषी के क्या गुण होना चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए, ये सारी बातें तो लिखित रूप से हैं भी। और जो विद्यार्थियों को, जितना पिछले 30 वर्षों में जितने विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के माध्यम से, उनको ये बातें बताई दी जाती है और ये अच्छी तरीके से जो ज्योतिषी के लक्षण हैं उन सारे लक्षणों को समझाया और पढ़ाया भी जाता है। आप ज्योतिष की इस ज्ञान यात्रा में हम आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल है जो जनता का है कि कुंडली और हस्तरेखा पर की जा रही भविष्यवाणी में कौन सा ठीक है? देखिए ये मैं समझ गया। देखो भाई, ऐसा है कि कुंडली का उसको आप हस्तरेखा से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा, चलो किसी का हाथ कट गया तो क्या उसका भाग्य नहीं है? ठीक बात है। तो बात यह है कि कीरो ने खुद ही अपने प्रीफेस में, जो कीरो की सबसे प्रसिद्ध किताब है, बचपन में मैंने भी हस्तरेखा बहुत पढ़ी, कीरो को, सेंट जर्मन को, कई लोगों को पढ़ा। उसमें भी भारतीय हस्तरेखा शास्त्री बहुत अच्छे थे, हालांकि उनकी अब किताबें अनुपलब्ध हैं, लेकिन वो उसने खुद अपने प्रीफेस में लिखा है कीरो ने कि पॉमिस्ट्री इज नॉट ए परफेक्ट साइंस। वो क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे यहाँ ऐसे मान के चलो कि ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ये डिस्प्ले है, ये तो प्रयोग हुए हैं, वैज्ञानिकों ने किए हैं कि अगर आपको हिप्नोटाइज किया जाए और आपके मन में या विचार डाल दिया जाए कि 15 दिन में आप मर जाएंगे, आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन 15 दिन में आपकी लाइफ लाइन कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसका बहुत संबंध है। तभी तो हम प्रभाते कर दर्शनम वाला मंत्र पढ़ते हैं। बिल्कुल सही करें, ताकि हम एक पॉजिटिव स्थिति लेके प्रातः काल में उठें। इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं। कुल मिलाके आपके सवाल का जवाब ये है कि हस्तरेखा से वैदिक ज्योतिष का कोई लेना, मतलब कहीं वो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, और दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। वो एक अलग विधा है, उसको लोग उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सही विधा है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। क्योंकि वो जो लोगों ने हजारों हाथ देखे हैं, मान लीजिए किसी ने 1 लाख हाथ देखे, तो उसके दिमाग में वो ग्लिम्सेस बन गए हैं, ये रेखा इन
लाइफ के इन डायमेंशन के लिए अच्छा काम करती है। अगर यहाँ ये बन गया तो ये काम करता है। वो पूरी एक उसके उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव उसमें बहुत काम करते हैं। जैसे भारतीय ज्योतिष में सिद्धांत हैं जी, और वो 18 ऋषियों ने लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब भाई सिद्धस्य अंतः इति सिद्धांतः, जो अंत में सिद्ध होता है जी, वही सिद्धांत होता है। तो भारतीय ज्योतिष के सिद्धांत अकाट्य हैं। और आपका जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, फिर मैं ध्यान एक बार फिर दोहरा देता हूँ, वो तो हम आपकी बात मान रहे हैं। जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है के बारे में वो 100% सही बताता है। लेकिन ये हम जानना चाह रहे थे कि इतना भ्रम जाल क्यों है? ये भ्रम जाल कब टूटेगा? देखिए, भ्रम जाल अनुभव से ही टूटेगा। लोगों को जब धीरे धीरे अनुभव होगा है कि समाज में इस समय राजेश क्राइसिस ऑफ फेथ है जी, तो ये जो फेथ क्राइसिस होता है ना, हाँ हाँ हाँ, किसी को किसी पर भरोसा नहीं, हाँ, दुकानदार पर ग्राहक को दुकानदार पे भरोसा नहीं, जी, भाई पे भरोसा नहीं, जी, ठीक है, पिता को पुत्र पे भरोसा। ये जो फेथ क्राइसिस है, ये इसीलिए है कि अब लोग ज्योतिष के बारे में भी कहते हैं कि ये ठग विद्या है, ये ठगने का साधन है। तो जी, पीछे कारण यही है कि जब अच्छे लोग इस होंगे और तब इस लोगों का ये भ्रम दूर होगा। क्योंकि बहुत से लोग जो बहुत इसमें ठगे जा रहे हैं और एक पहले तो बहुत फैसिनेट होते हैं, बड़ा चमत्कारिक परिणाम उनको लगता है, लेकिन कुछ साल बाद उनको ऐसा लगता है कि वो छले गए हैं, ठगे गए हैं। तब धीरे धीरे ये दूर होगा और समाज अपने अनुभव से भी बहुत चीजें सीखता है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी दूर होगा। आपको लगता है कि जो ज्योतिष की वैज्ञानिक वैधता पर तमाम प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं वो उचित है या अनुचित है? मुझे लगता है कि देखो, बिना नहीं इस पर बिना समझे जी, इस पर पर्दा हटा दीजिए। बिना समझे जी, बिना समझे, बिना पढ़े हाँ, किसी भी विषय में अगर प्रश्न चिन्ह कोई लगाता है जी, तो वो नितार्थ गलत है और निंदनीय भी है। हाँ, पढ़कर समझकर, ठीक है। जैसे मतलब भौतिकता की बात करें, बहुत से सिद्धांतों की लोग निंदा करते हैं, जी, ठीक है। तो लेकिन वो पढ़ के निंदा करते हैं कि आपके सिद्धांत में यहाँ 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 ये कमियां हैं। मैंने कहा ना कि एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के लिए एस्ट्रोलॉजी है। जी, माता पिता का सुख कितना है, दाम्पत्य सुख कितना है, संतान का सुख कितना है, इसके लिए ज्योतिष है, इसके सिद्धांत हैं। वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, इसके सिद्धांत नहीं है। ठीक है। और ज्यादातर प्रश्न यही आते हैं और इसलिए जब भविष्यवाणी गलत होती है तो विद्या बदनाम होती है। ठीक बात है। एक ज्ञान का सवाल है और सभी लोग इस पे, जो हमारे दर्शक हैं और हम भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे भारतीय ज्योतिष ने तमाम तरक्की कर ली, विश्व में जो एस्ट्रोलॉजी है उसका कितना आप देख रहे हैं, कितना प्रभाव है या प्रभाव घटा है या भारतीय ज्योतिष उस पर भारी पड़ रही है? देखिए, प्रभाव तो बहुत बड़ा है। आपको पता है जी कि हिंदुस्तान के 56 शहरों में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के चैप्टर्स हैं, क्लासेस लग रही हैं। अब तो इंटेलेक्चुअल्स आकर्षित हो चुके हैं, बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी, तमाम लोग इस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत तो अब अध्यापन में ही आ गए हैं। अच्छा, पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो समाज के श्रेष्ठ वर्ग से आते हैं, जी जी जी, पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिजीवी, वो लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी तो पिछले 20 सालों में मैं देख रहा हूँ भारतीय ज्योतिष ने विश्वविद्यालयों के दरवाजे तोड़ दिए हैं। 12 विश्वविद्यालयों में हो रहा है इसकी शिक्षा। कई विश्वविद्यालय में, कानपुर विश्वविद्यालय में भी शुरू हो गई है, कई जगह विश्वविद्यालयों में
इसका विधिवत शिक्षण कार्य चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि पहले को देखते हुए कई गुना ज्यादा इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसके अध्यापन और अध्ययन करने वाले लोग भी बढ़े हैं और मेरे देखें तो अब ये लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब कोई चीज बहुत बढ़ती है, देखो अब आप ये तो मानते हो ना कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं उनमें भ्रष्टाचार है। तो इसी तरह जब कोई विद्या बहुत प्रगति करती है तो कुछ भ्रष्टाचार भी उसमें समाहित हो जाता है। वही समाहित, उसी को एनकाउंटर करने के लिए आप प्रश्न को पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे थे कि क्या मुस्लिम्स में और वेस्टर्न कंट्री में जो इंग्लिश मैन है, जो पाश्चात्य संस्कृत को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो दोनों लोग क्या आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करने लगे हैं या उनकी कदम ताल बढ़ने लगी है कि इसे समझा जाए? जी, आप थोड़ा इसको गूगल करके देखिए। जी, पहली बात तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत पहले से एस्टेब्लिश है जी, और वहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स ने ही जो एस्ट्रोनॉमर थे तालमी वगैरह, उनके जो डिसाइपल्स हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अपनाया। वहाँ सायंस सिस्टम, मिलियन सिस्टम है, वो कुंडली बनाते हैं सायंस सिस्टम से। खैर, कैरेक्टर रीडिंग के मामले में वो सफल हो गए हैं, लेकिन इवेंट वो नहीं निकाल पाते। इवेंट के लिए उनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी की सहारा लेना पड़ता है। बहुत से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं और वहां पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बड़ी धूम है। अब आ जाइए मुस्लिम्स पर। आपको पता है जी, मुस्लिम्स में नजूमी होते थे, अरब में नजूमी होते थे। अल बेरूनी जब यहाँ आया था तो यहाँ से ज्योतिष के सिद्धांत लेके गया और उसके बाद वहाँ एक पुस्तक तैयार हुई बाद में उसके डिसाइपल्स के द्वारा, ताजिक नीलकंठी। वो अच्छा, वहाँ के सिद्धांत और यहाँ के सिद्धांत मिलाकर नीलकंठाचार्य ने एक पुस्तक ही लिखी है, ताजिक नीलकंठी। अच्छा, तो कुल मिलाकर वहाँ भी नजूमी होते हैं और सब दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्योतिष पर भरोसा न करता हो, सार्वजनिक रूप से माने या ना माने। देखो, भविष्य जानने की जो प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासा है जी, वो मानव मात्र के मनोविज्ञान में है। आप जब स्टेशन पे खड़े होते हो तो जिधर से इंजन आ रहा होता है जी, तो उधर आप बेर बेर क्यों देखते हो? लेकिन पहला जो व्यक्ति इंजन को देख लेता है, ये लगता है उसमें कुछ खास बात नहीं है, 1 मिनट बाद उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ जाएगी, लेकिन उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि जाने वाली है। ये मैंने 1 मिनट पहले जान लिया। तो ये जो जानने की जिज्ञासा है, ये जो जानने की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की जो जन्मजात मनोविज्ञान है उसका अंग है और इसी के कारण ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं अपना भविष्य जानने, वो चाहे जिस स्तर के लोग हों। अब ज्योतिषी इसी मनोविज्ञान का दोहन भी कर सकता है और उनको सही राह भी बता सकता है। ठीक बात है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब आपसे और सवाल है। 12 राशियां होती हैं, अलग अलग तरीके से लोग भविष्यवाणी करते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि आपका ये नक्षत्र चल रहा है और तो ये स्थितियां हैं। ओवरऑल जो आपको लगता है कि नक्षत्र अलग होते हैं, ग्रह अलग होते हैं, लेकिन कुंडली में जो स्थापित है उसी के आधार पर ही तो हम भविष्यवाणी करते हैं या हम कोई इसके अलावा भी कोई और कैलकुलेशन करने लगते हैं? ये एक सवाल है जो कंफ्यूजन कर रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है जी, असल में ये जानकारी नहीं है जी। कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र आते हैं, जो रख दिए जाते हैं जी, वो अगले ही क्षण आगे बढ़ जाते हैं। आप ऐसे समझो इस उदाहरण से जी कि आपकी कुंडली उस समय उस विशेष स्थान से जहां आपका जन्म हुआ है, अगर एक फोटोग्राफ लिया जाए अंतरिक्ष का जी, तो जो ग्रह जहां पर है वहां पर क्लिक कर दिया, अब वो तो वहां आ गया। ठीक बात है। लेकिन अगले ही क्षण वो आगे बढ़ गया। तो ये
स्टैटिक विद्या नहीं है, डायनेमिक है जी। अब उसके डिफरेंट प्लैनेट, वो वाला प्लैनेट कहाँ है आज, हाँ, उसको देखकर फिर उस रिलेशन से की बात होगी कि ये इस स्पीड से चल रहा है जी। तो इस भाव में पहुंचेगा तो विवाह कराएगा, इस भाव में पहुंचेगा तो संतान कराएगा, या संभावना इस भाव में पहुंचेगा तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस भाव में पहुंचेगा तो प्रतिष्ठा मिल सकती है। तो वो डायनेमिक है, इसीलिए तो थोड़ा समझना कठिन है। ये 3D सिस्टम है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है और घूमते हुए घूम रही है। तो ये थोड़ा सा समझना कठिन है, लेकिन वो जो कुंडली है वो स्टैटिक नहीं है, उसके ग्रह आज भी चल रहे हैं और उसके डिफरेंस में वो कुंडली देखी जाती है। अच्छा अच्छा, ये एक बाकी विषय तो बहुत सारे हैं और संदर्भ भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपसे इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाह रहे थे कि जो कुंडली का तो विषय खत्म ही हो गया है, जो पंचांग का विषय है, क्या आपको लगता है अलग अलग तरीके से जो पंचांग बनाए जा रहे हैं उसमें काशी का पंचांग बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि वही ठीक है, ऐसा आपको लगता है? कि देखिए ऐसा है कि इसमें बात यह है, 1956 में मदन मोहन मालवीय ने एक पंचांग रिफॉर्म कमेटी बनाई थी। ठीक बात है। दिल्ली में सारे पंचांगकार इकट्ठा हुए, लेकिन ज्ञान एक ऐसी अद्भुत चीज है जी कि उसके साथ अहंकार जुड़ा होता है। जो दो सिस्टम है, एक द्रग गणित है, एक वाक गणित है जी। वाक वाले लोग जो सूर्य सिद्धांत से चलते हैं, आर्गन सिस्टम से, जब इस दुनिया अस्तित्व में आई, हाँ, उस दिन से लेके आज तक की स्थिति, वो कहते हैं कि हम परंपरा से हमें मिली है, हम इसी परंपरा को मानेंगे। ठीक बात। दूसरे लोग ये कहते हैं कि हमें टेलीस्कोप से जहां दिखाई पड़ता है प्लेनेट, हम उसको वहीं मानेंगे। ये दो विचारधाराएं हैं जिनका की बौद्धिक युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से पंचांगों में थोड़ा अंतर आता है। जो थोड़ा सा मॉडर्न लोग हैं, हाँ, वो तो ये मानते हैं कि वाक गणित वाला सिस्टम, वो कहते हैं कि वाक को, चूंकि वो पुराना हो गया है, बीच बीच में उसमें ऐसा काल रहा कि उसमें कोई रिक्तता आ गई, इसलिए वो फूल प्रूफ नहीं है। फूल प्रूफ वो सिस्टम है जो हम टेलीस्कोप से देखकर आज भी जो गणित निकालते हैं वो टेलीस्कोप से मिला लेते हैं। जी जी जी। अब जो वाक वाले लोग कहते हैं कि आप चूंकि जिस माध्यम से देख रहे हैं, उस माध्यम की क्या गारंटी है। मान लीजिए एक आदमी सीधे आंख से देखता है, हाँ, एक चश्मा लगा लेता है, तो वो कहते हैं जो आपने चश्मा लगाया है उसमें त्रुटि ना होगी, इसकी क्या गारंटी। हाँ। तो ये दो धाराएं हैं। भविष्य में ये प्रयास चल रहा है जी, गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें सहयोग किया है, प्रयास हो रहा है जी। कि सारे पंचांगकार एक जगह इकट्ठा हों, हाँ, और एक ही तरह का पंचांग अगर निकले तो इसमें दुविधा कम होगी। तो मुझे लगता है शायद डॉक्टर साहब, ये त्योहारों का जो दो दिन त्योहार होते हैं, इसका भी जो भ्रमजाल है ये भी टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। काफी कुछ टूट भी रहा है। हाँ, काफी कुछ टूट रहा है। जैसे बरगदाही के त्योहार को लेकर मतलब 2 दिन मनाई गई वो, और आपने ही शायद ये बात कही कि अमावस्या जो है, और अमावस्या अमावस्या में रात का मंतव्य होता है, वो उदयातिथि से उसका कोई लेना देना नहीं। जी, देखिए सच बात यह है कि ये भी साइंटिफिक है जी। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, चतुर्थी वगैरह, हाँ, जिसमें चंद्रोदय का महत्व है। हाँ, ठीक है। कुछ तिथियां हैं जिसमें सूर्योदय का महत्व है। तिथियों के अपने देवता होते हैं, तिथियों के धर्म होते हैं जी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन कंफ्यूजन इसी वजह से हो जाता है कि लोगों की ये आम धारणा है कि उदया तिथि मानना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज, मतलब बहुत सारे विषय हैं, हम हर शनिवार आपसे रूबरू होते रहेंगे, लेकिन एक विषय जाते जाते हम मतलब बहुत बड़ा, मतलब सबको इससे
वाकिफ मतलब लगाव रहता है, या कह लीजिए सब डरते हैं इससे। ये मंगल दोष क्या है? मंगली होना, आप मंगली हैं, एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया पंडितों ने कि भाई बिटिया आपकी मंगली है या लड़का आपका मंगली है तो पेयर भी आप मंगली ही ढूंढिएगा। घोर मंगली, आंशिक मंगली, मध्यम मंगली, ये मंगलियों का ये जो उसमें बाइफर्केशन किया गया है, ये समझ से परे है। और इसको लेकर इतना डर है, खासकर माता पिता जो अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, ये डर खत्म कैसे होगा? मंगल दोष तो होता नहीं। मंगल तो मुझे नहीं लगता है कि मंगल को किसी का भारी है तो उसको दोषी बना दिया गया। जी जी, ये जाते जाते इस सवाल का निस्तारण चाहते हैं आपसे। जी भाई, संक्षेप में अगर मैं समझाना चाहूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ज्योतिषी के गुण धर्म की बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल सर। तो उसमें एक गुण होता है, ज्योतिषी 12 मीर ने लिखा है कि दैवज्ञ को शब्द शास्त्र प्रवीण, हाँ, शब्द शास्त्र का प्रवीण होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। यानी वो शब्द के प्राण से पूछ ले कि तुम्हारा अर्थ क्या है। जी जी जी। अब मंगल शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? हाँ। आप नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति बता दे कि मंगल का मतलब क्या होता है। मंगल मतलब तो मंगल ही होता है। हाँ, मंगल का मतलब मंगल होता है। तो दोष कैसे हो सकता है? उससे ज्यादा पॉजिटिव कोई शब्द ही नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी क्रांतिकारी बात मैं कह रहा हूँ जी, वो आप जरा समझ लीजिए और आपके दर्शक भी समझ लें। जी। महर्षि पाराशर ने मंगली योग शब्द का प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? मंगली योग। मंगली योग। हाँ, मंगली दोष नहीं है। हाँ। अरे भाई, मंगल के साथ कैसे दोष हो जाएगा? ठीक कह रहे हैं। एक शब्द पॉजिटिव लिख रहे हो, एक निगेटिव लिख रहे हो, कैसे हो जाएगा? जी जी। तो अब इतना बड़ा भ्रम ये समाज में। असल में बात यह है कि लोग, जो बताने वाले लोग हैं, मुझे कहना चाहिए कि वो कूप मंडूक है। ठीक कह रहे हैं। जरा मौलिक शास्त्रों का अध्ययन करें और उसके बाद वो मंगली दोष शब्द का प्रयोग करके देखें। कर ही नहीं सकते। जी जी जी। क्योंकि मौलिक ग्रंथों में नहीं है। बाद के पत्रों में और बाद के आचार्यों ने इसमें दो शब्द जोड़ दिया। कौन से? आ जाइए मंगली, बाद के जो आचार्य आए उन्होंने इसमें दो शब्द जोड़ा, तो अब वो चल निकला मंगली दोष, यानी जो मंगली योग था वो मंगली दोष हो गया। सच बात यह है कि मंगल जो है वो अगर किसी कुंडली में एक विशेष स्थान है, वहां अगर हो तो कुंडली मंगली योग की हो जाती है। पहली बात, ये आदमी की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक कर रहे हैं। वो भी लाइफ के किस डायमेंशन में ऊर्जा अधिक होगी जी, ये बात भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। लग्न में है तो ये आदमी क्रिएटिव भी होगा और इसका शरीर भी ऊर्जावान होगा। इसी तरह हर भाव में, जिन भाव में मंगल होता है वहां वो मंगल करता है। अब दिक्कत यह है कि ये अधिक ऊर्जावान का विवाह अगर निम्न ऊर्जावान से हुआ तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित या आयु से संबंधित समस्या आ सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दो समान ऊर्जाओं का मिलन होना चाहिए। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, कुंडली मिलान में गुण मिलान ही नहीं होता। जहाँ पर गुण मिलान की कई बातें हैं। तो समझते हैं कि गुण मिला लो बाकी कुंडली मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कदापि। उसमें भी कई फिल्टर्स लगाए जाते हैं। वो थोड़ा बड़ा विषय हो जाएगा और जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए ही केवल होगा। सामान्य लोगों के लिए इतना ही है कि मंगली योग शब्द की कुंडलियां सामान्य से अच्छी होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, मंगली योग की कुंडली का विवाह मंगली योग वाले से अगर होगा तो स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, तीनों के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ये एक मतलब और विषय हम बाद में इन पर चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है कि
अगर मंगल के साथ राहु बैठा है या शनि बैठा है तो मंगल योग जो है वो मध्यम हो जाता है। क्या ये इसमें सच्चाई है कोई? आपको लगता है ये देखो अब पंडितों का ये कुतर्क है? समझ गया। हाँ जी। देखो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसमें 2 2 4 नहीं होता। ज्योतिष में ध्यान रखना, अभी मैंने कहा था ये जी जो है डायनेमिक है, चलती हुई है। जी जी। ज्योतिष में 2 2 4 नहीं होता, 2 2 22 भी होता है और -44 भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए इसमें अंडरलाइन करने वाले कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि अंडरलाइन करके ये सिद्धांत 100% फलित है, मैंने बताया ना वो सब चलता हुआ। फिर भी अगर आपने पूछा है तो एक उदाहरण से आपको बता दें जी। देखो मंगल और राहु, हाँ, राहु की पहले बात समझ लो। हाँ, राहु ड्रैगन्स हेड है, हाँ, राक्षस का मुख, हाँ, ये जिस ग्रह के साथ हो जाएगा, हाँ, उसको खा लेगा। अच्छा। यानी उसकी पावर कम कर देगा। ठीक। तो अगर ये मंगल के साथ हो गया तो उसकी पावर कम कर देगा। ठीक। लेकिन अपनी महादशा और अंतरदशा में दोनों की संयुक्त पावर दे देगा। तो ये कह देना कि ये बिल्कुल 0 हो गया, वो नहीं। ये जरूर है कि पावर कम कर देता है। राहु की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने और जो उदाहरण दिए उससे मैं सहमत नहीं हूँ जी। पंडित जी बहुत सारी बातें हो गई, आज हम इतने ही विषय पर रखेंगे। अगले एपिसोड में हम सूर्य ग्रह पर बातचीत करेंगे और वास्तु के एक हिस्से पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि ये लगातार क्रम चलता रहेगा, इसमें ज्ञान भी प्राप्त करेंगे लोग और साथ ही साथ अपने तमाम भ्रमों को भी यहाँ पर पूर्व खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में इतना ही रखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नए नए विषय ज्योतिष और वास्तु के लेकर हम लोग लाएंगे और आपके तमाम भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।